हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक क्लास 11। मैंने जो क्वेश्चन दिए थे आई होप कि आपके हो गए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स हैं वो मैं अभी बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। उसके पहले मैंने आपको कल कहा था कि हर दिन एक छोटा टॉपिक होगा, उसके साथ एक बड़ा टॉपिक और उसके साथ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट। ये मेरा मिसलिनियस वीडियो होगा। हर टॉपिक में तीन तीन टॉपिक मिलेंगे, तो आप वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक के बाद मैं एक टॉपिक आपको और एक्सप्लेन करूंगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और उसके बाद तब आपको लेवल 2 के मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि आपको डिटेल में कल के जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कल भी मैंने कहा था कि वीडियो इस लॉकडाउन की कंडीशन में अगर हम टीचर्स आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ आपसे एक छोटी सी चीज़ चाहते हैं, और वो ये है कि आप लास्ट में लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन। हमने आपको कल पढ़ा दिया था। आज जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। सिग्निफिकेंट फिगर आखिर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात अगर करें तो सिग्निफिकेंट फिगर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डिजिट्स के बारे में होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 के बिफोर 1 लिखा हुआ है और उसके बिफोर में 6 टाइम 0 लिखे हैं, तो उसका कोई मतलब है? कितनी डिजिट काउंट होगी? सिर्फ 1। लेकिन 1 के बाद मैं 5 0 लगाऊँ, आफ्टर लगाऊँ 1 के आफ्टर, तो डिजिट कितनी काउंट होगी? 5 0 भी डिजिट में आएगा, तो 5 और 1 6, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी? 6। तो डिजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिवन डिजिट्स। जो नंबर्स आपको दिए जाते हैं उसमें एग्जैक्ट आपके लिए क्या वैल्यू है वो डिजिट्स की, इसके बारे में बताता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, द डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर सरप्लस द लास्ट डिजिट which is doubtful are called the significant figure. The number of significant figure is a physical quantity depends upon the last count of the instrument used for the measurement. कैसे काउंट करते हैं आइए देखते हैं। इसके कुछ कॉमन रूल्स हैं। कॉमन रूल्स में नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। जैसे आपसे 1 2 3 4 दे दिया, कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो काउंटिंग डिजिट कितनी है? 4 है तो 4 आपने बोल दिया। 1 8 9 है तो कितने हैं? 3 है। दूसरा रूल है ऑल जीरो डिजिट्स, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट किया जाएगा। जैसे 1007 है तो उसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4। 1.0809 है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? तो देखिए डिजिट्स जीरो आ रहा है लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, इसलिए टोटल नंबर हो जाएंगे 10809 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। तो जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं, उसके साथ साथ वे जीरो जो कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो भी काउंट होते हैं। अगला, इन ए नंबर लेस देन 1 ऑल जीरो टू द राइट टू डेसिमल पॉइंट एंड टू बी लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर कोई नंबर है जो कि नॉन जीरो डिजिट से पहले भी आया हो तो क्या होगा? अगर वो जीरो है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखिए 0.0084 हैज़ कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर यही मैं कहता कि 0.8004 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते? 4 हो जाते। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये हो गया कि जीरो तभी काउंट होगा जब वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा। तीसरा रूल क्लियर है। चौथा रूल, ऑल जीरो आर द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। अगर आप डेसिमल पार्ट के बाद जीरो लगा रखें, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर डेसिमल आया है और वो तब जीरो है तो उसे क्या मानते हैं? उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे 0.00800 तो इसमें 0.00 तो काउंट नहीं होगा लेकिन 800 काउंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3। ठीक है। द जीरो बिफोर 8 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगेन 1.00 हैज कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। अगर यही मैं 1.0000 करता तो कितने होते? 5 होते। मतलब डेसिमल के बाद अगर जीरो लग रहा है और उसके पहले नॉन जीरो डिजिट आई हुई है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो आई होप कि ये 4 रूल आपको समझ में आएंगे। आइए 5वां रूल देखते हैं। 5वां जीरो है
ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर वो डेसिमल नहीं लगा है तब अगर वो जीरो लगा है तो केवल वो जीरो काउंट नहीं होगा। इस ध्यान रखना है, ये रूलिंग है। x इज इक्वल टू 1000 है तो 1 ही केवल इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगेन 378000 है, अगर यही 378.00 होता तो इसे हम कर लेते कि यहाँ 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 1.000 होता तो हम कहते हैं कि 4 है, लेकिन अगर डेसिमल नहीं लगा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। रूल नंबर 6, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज मेजर टू बी 3050। भाई 3050 मीटर है। देखिए अभी मैंने ऊपर एक रूल बताया कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो डिजिट्स है, अगर वो डेसिमल नहीं लगा है और वो नॉन जीरो डिजिट के बाद भी आ रहे हैं तो काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो कोई मेजरमेंट में आ रहे हैं, किसी चीज़ को मेजर करने में आ रहे हैं तो काउंट होंगे। जैसे सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज मेजर टू बी 3050 मीटर, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आप चाहते तो हम तो उसके रूल के अकॉर्डिंग ये 305 केवल होता, लेकिन जीरो नहीं होता। लेकिन क्यों हो गया? द सेम डिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। In all these expression, number of significant figure continues to be 4. Thus, we conclude that change in the units of measurement of a quantity does not change the number of significant figure. By changing the position of decimal point की position change करके the number of significant digits को हम क्या बोलते हैं? Does not change कर सकते हैं। Large the number of significant figure obtained in a measure greater in the accuracy of the measurement. द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। मतलब जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इज मेजरमेंट, जितना ज़्यादा किसी चीज़ को मापने में सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपके पास, उसमें उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। 10 और इसका रिवर्स उल्टा भी, अगर सिग्निफिकेंट फिगर की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या है? कम है। ठीक है। अगला है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का रूल सभी लोग जानते हैं, क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं। While rounding off measurement, we use the following rules. If the digits to be dropped is less than 5, अगर लेस देन 5 है देन द प्रिसाइडिंग डिजिट्स लेफ्ट अनचेंज। जैसे x इज इक्वल टू 7.82 है तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो 7.8 हो जाएगा। अगेन 3.94 है, केवल 3.9 होगा। दूसरा क्या है? इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। अगर 5 से ज़्यादा है तो फॉर एग्जांपल 6.87 है 6.9 हो जाएगा, 12.78 है तो 12.8 हो जाएगा। और तीसरा, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट्स इज रेज्ड बाई 1। मतलब अगर डिजिट जो है वो ड्रॉप है, वो 5 है तो क्या हो जाएगा? अदर देन 0 है देन द प्रीसाइडिंग डिजिट्स इज रेज्ड बाई 1। जैसे 16.351 है, द राउंडिंग ऑफ 16.4। अब 16.758 है तो क्या हो जाएगा? 6.8। क्लियर है? मतलब उस डिजिट को, जो लास्ट डिजिट है 6.758, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6.8 लिख सकते हैं 758 को। फॉलोइंग द डिजिट्स अदर देन द 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट्स इज रेज्ड बाई 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगला रूल 4 क्या है? इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 आर 5 फॉलोड बाई 0 मीन प्रेजेंट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जैसे 3.250 से ऊपर वाले में देखिए 16.351 था तो हमने क्या किया? 16.4 कर दिया। 6.758 था, 5 के बाद 8 था तो हमने क्या कर दिया? 6.76 नहीं किया, हमने क्या कर दिया? 6.8 कर दिया। लेकिन अगर 5 है उसके बाद 0 है तब क्या करेंगे? तो आप उसको छोड़ देंगे। 3.250 है तो 3.2 हो जाएगा, 650 12.6 हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट फिगर कंपाउंड आउट करना, ये दोनों आप जान गए होंगे। अभी मैं बोर्ड पे आपको फिर से सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ बेसिक रूल्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और अगला टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी डिस्कस करते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं। राउंड ऑफ करना तो समझ में आ ही गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर के 1-2 रूल आपको आई होप कि नहीं भी समझ में आए होंगे, अभी बोर्ड पे सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से उन रूल्स के कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ।
रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे जीरो, किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो लगाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तीसरा, द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर। द जीरो प्लेस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यू नो ऑल्सो। इसके देखिए बेसिक एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को एक बार देख लीजिएगा, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करिएगा, ठीक है। क्लियर है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसी को बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार नोट्स बनाने के लिए आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, इसको देख करके नोट्स एक बार बना लीजिएगा आप, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। कोई और डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो टॉपिक हमारा जो था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, उसको एक्सप्लेन करने चलते हैं। आई होप कि ये टॉपिक्स आप नोट कर लिए होंगे। अगला टॉपिक हम लोग जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन देखेंगे। आइए देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। अभी मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिक रूल्स बताए, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए और एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और राउंड ऑफ करने के बेसिक रूल्स बताए जो कि आप लगभग वो जानते हैं, उनको सॉल्व करिए। मैंने बताया था कि हर दिन एक छोटा टॉपिक होगा, उसके साथ एक बड़ा टॉपिक होगा। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर वो आइंस्टीन इक्वेशन कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन करता है। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन कहता है E इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास बट इन केस ऑफ लाइट, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होते हो। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करते हैं। वहां पे आइंस्टीन इक्वेशन का अलग लगता है, मतलब एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये कहना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटली गलत हो गया, ऐसा नहीं है भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जहां पे लाइट रिएक्शन की जरूरत पड़ती है वहां पे जाकर के फेल्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल मास मास में कन्वर्ट नहीं होता, वहां मास एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। तो लाइट रिएक्शन को छोड़ के अगर कहीं कोई रिएक्शन हो रहा है तो वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। बट इफ द chemical reaction occurs in the presence of light, then according to Einstein equation, law of conservation of mass is converted into law of conservation of mass and energy. क्लियर डियर स्टूडेंट्स। आइए, आज का टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब किसी केमिकल कंपोनेंट के कंपोजिशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंपोजिशन से रिलेटेड है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आप मुझे बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसने दिया था? एंटोनी लेवाइजर ने दिया था। वैसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन गिवन बाय फ्राउस्ट। फ्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1799 में इस लॉ को दिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लॉ कहता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, कोई भी केमिकल कंपाउंड उस पर यह डिपेंड नहीं करता वो किस सोर्स से मिला है। जैसे वाटर है तो वाटर आपका टैप वाटर है, वाटर आपके वेल वाटर है मतलब कुएं का पानी है, रिवर वाटर है, सी वाटर है। सोर्स क्या है इससे मतलब नहीं है। वाटर अगर है तो क्या होगा? ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट। भाई वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब आप कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि आप किसी भी डिफरेंट सोर्स से लेकर के आ रहे हो, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स होंगे जिससे वो मिलके बना होगा वो सेम होगा, और बाय मास उनका जो केमिकल कंबाइनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? आइए इसको समझते हैं। तो स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। कई बच्चों का था कि सर हम स्टेटमेंट कैसे लिखे, हमको डिफिनीशन समझ में नहीं आई, कैसे लिख पाएंगे। तो ये तरीका है ऐसे लिखने का, आप इसको लिख लीजिए। इसलिए मैंने इसको लिख दिया बोर्ड पे आपको कि ये क्या शो करता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो या मैटर वो कहां से मिला है, किस सोर्स से आया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस चाहे वो कितने सोर्स से मिला हो, जैसे वाटर के बारे में बताया मैंने, वाटर चाहे जितने भी सोर्स से आप ले लीजिए, लेकिन अगर वो वाटर है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बना होगा, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा बाय मास वो सेम होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का एग्जांपल्स चलिए देखते हैं। एग्जांपल्स देखे चलेंगे तो मैं वाटर की बात कर रहा था। सपोज दैट ये सी वाटर है, ठीक है, ये टैप वाटर है, ये आपका वेल वाटर है, डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर्स है, ठीक है, और ये आपका रेन वाटर है। अगर वो वाटर है तो बोथ आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सब में किससे मिलके बना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन फार्मूला होगा, इसका भी क्या होगा? H2O, इसका भी क्या होगा? H2O, इसका भी क्या होगा? H2O, और इसका भी क्या होगा? H2O, ठीक। और सबका रेशियो बाय मास, इसका मास कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 1:2, 2। इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका कितना हो जाएगा? 2:16, 2:16, 2:16। That is, the ratio is by mass is 1:8, 1:8, 1:8, 1:8। तो देखिए इनके देखिए डिफिनीशन रट्टी नहीं है, सोर्सेस डिफरेंट है, लेकिन सबका जो बाय मास रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नो मैटर कि फ्रॉम विच सोर्स इज ऑब्टेन, किस सोर्स से मिला है इससे मैटर नहीं है। कि मतलब क्या है कि उनका जो बाई मास, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे टर्म बाई मास, पहली बात तो वो सेम एलिमेंट से मिलके बने होंगे और उनका बाई मास जो रेशियो होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आ गई बात? वाटर का एग्जांपल लेके देख लीजिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्लियर है? बोलिए भाई। चलिए अब आइए देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसका एक साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटल, जैसे उसका लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट था, वैसे इसका है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। भाई कोई लॉ आता है तो उसको कोई ना कोई वेरीफाई कराता है ना भाई, बिना वेरीफाई के दुनिया मानेगी नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? आपके प्राउड साहब के चेले थे, उनका नाम था स्टार्स। मतलब जैसे वहां लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट था, वैसे यहाँ पे स्टार्स एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे? एक बार कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, एक सोर्स कार्बन हो गया। दूसरी बार इन्होंने क्या किया? दूसरी बार इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, CO + CO2 मिला। तीसरी बार इन्होंने क्या किया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दिया, Na2CO3 + H2O + CO2। ये देखिए यहां भी CO2 मिला। तीसरी बार इन्होंने क्या किया? तीसरी बार इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। क्या बनेगा? CaCl2 + H2O और प्लस CO2। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ रिएक्शन देखिए, ये 2CaCO3 है, ये CaCl2 हो चुका है, ये 2HCl कर लीजिए। यहाँ पे CO2, ये क्लोरीन बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। कार्बन, यहाँ कार्बन देखिए 1 है, यहाँ कार्बन 1 है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ देखिए 2 और 1 3 है, बैलेंस है। तो जरा देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है सारी रिएक्शंस में, इनका सोर्स क्या एक ही है? बोलिए, यहां कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या था? कार्बन, यहां कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? कार्बन है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। यहां कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट HCl। मतलब सोर्सेज आर डिफरेंट but the product formed is same, that is CO2 is evolved in all the reaction। स्टार्स ने सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि सब में CO2 निकल रही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने देखा कि सबका केमिकल कंपोजिशन में CO2 का जो केमिकल कंपोजिशन आ रहा था वो क्या आ रहा था? तीनों में ही ये जितने भी रिएक्शन इन्होंने स्टार्स ने करके देखे, CO2 का जो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का हो गया 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 दैट इज 32। यहाँ भी 12:32, यहाँ भी 12:32,
32, यहाँ पे 12:32। अब CO2 का यही तो होता है, CO2 का कार्बन का 12 और इसका 32। सबका रेशियो देखा उन्होंने क्या, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे सबका रेशियो कितना आ रहा था बार बार, तो सिंपलीफाई करेंगे तो बाई मास 3:8 आएगा। तो इनका लॉ वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? स्टार्स ने किया था। कैसे किया था? डिफरेंट सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया और उसका केमिकल कंपोजिशन बाई मास, क्या बाई मास देखा तो कितना आया बार बार 3:8 आया। इससे ये प्रूफ हो गया कि इनका लॉ सही है। लेकिन जब कोई लॉ आता है तो उसका कहीं ना कहीं क्या आता है, ड्रॉबैक आता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनके लॉ का ड्रॉबैक क्या रहा, क्यों, कब फेल हुआ इनका लॉ? तो आइए देखते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस लॉ का लिमिटेशन कहां जाके लिमिट हो जाता है? तो लिमिटेशन ठीक है, क्या लिमिटेशन है? 1913 में 1913 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोडी। लॉकडाउन की कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि हम लोग के पास मार्कर की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। सोडी ने एक नया टाइप का कंपोनेंट खोजा जिसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप जानते हैं क्या होता है? आइसोटोप का मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। कहेंगे मास वहां देखिए बाई मास के अंडरलाइन मैंने किया था। मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कब अप्लीकेबल है? बाई मास, जब रेशियो क्या आएगा, सेम। अब यहां देखिए आइसोटोप क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन के आइसोटोप की बात करते हैं, C12, C13 और C14। कार्बन के जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से आइसोटोप हैं? 6C12, 6C13 और 6C14। कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी सोर्स से CO2 अचीव किया, जब तक ये नहीं डिस्क्राइब हुआ था, मतलब कि सोडी साहब ने आइसोटोप के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, तब तक तो लॉ वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, एटॉमिक नंबर सेम है देखिए, लेकिन मास नंबर क्या इनके डिफरेंट है, तो इसको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हिलने लगा, मतलब कि उसमें समस्या आने लगी। तो अब उसमें एक लिमिटेशन लग गया। क्या लिमिटेशन लग गया? जैसे मैं CO2 यहां अचीव किया, यहां पे कार्बन 12 वाला था और यहां पे एक CO2 एक डिफरेंट सोर्स से अचीव किया, उसमें जो कार्बन था उसका आइसोटोप था 14 वाला। बताइए दोनों का रेशियो डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा? जबकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहा था कि बाई मास दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, सोर्स चाहे जो भी हो। तो वायलेट हुआ कि नहीं वायलेट हुआ? यहां पे कार्बन हमने C12 वाला पाया, वहां पे कार्बन कौन सा है, C14। तब इसका मतलब अब मामला गड़बड़ा गया। मामला क्या गड़बड़ा गया? अब जो सोर्स हो, उस सोर्स में जो कार्बन हो वो C12 ही हो या C14 ही हो सारे सोर्सेज में, तभी हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलेगा। मतलब ये आइसोटोप्स आर द लिमिटेशन ऑफ क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आइसोटोप्स ने इसको आकर के फेल कर दिया। कहा भैया आपकी वैलिडिटी थोड़ा सा लिमिट करते हैं, बहुत उड़ लिए। क्या लिमिट हो गई कि भैया आइसोटोप अगर है तो अगर सेम टाइप के आइसोटोप वाले सोर्सेस से ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड आया है तभी रेशियो डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स डिफरेंट है और उसमें कार्बन के आइसोटोप्स भी डिफरेंट है, तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसका मास सेम, बाई मास सेम रेशियो नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, यहाँ कार्बन 12 था, यहाँ कार्बन 14 था, दोनों का रेशियो नहीं मिल रहा है। क्लियर है? इसका मतलब इस लॉ की क्या वैलिडिटी है? लॉ की वैलिडिटी है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन is valid for only for the compounds made from the specified isotopes of the element। तो आप इसकी वैलिडिटी लिख लीजिए, वैलिडिटी लिखिए, the main limitation of law of constant composition is the discovery of isotopes, because in case of isotopes the definite proportion by definite composition by mass is not followed। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो
इसके बाद इसका लिमिटेशन लिखिए। लिमिटेशन है इट मे बी कंक्लूड दैट कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वैलिड फॉर द कंपाउंड मेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स। स्पेसिफाइड आइसोटोप्स के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब अगर आपका कार्बन जो हम सोर्स में ले रहे हैं वो C12 होगा, तभी जो CO2 सारे मिलेंगे डिफरेंट सोर्सेज में वो क्या मिलेंगे, C12 वाले ही मिलेंगे, तभी रिजोल्यूशन होगा। स्पेसिफाइड आइसोटोप्स का कंपोनेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन किसने दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का स्टेटमेंट क्या है, किसने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, इसका लिमिटेशन क्या है, आप इसका नोट्स बना लेंगे। आई होप कि समझ में आ गया। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आइसोटोप्स का। जैसे वाटर है, अब मान लीजिए वेल वाटर लिए, वेल वाटर में जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन के कई आइसोटोप्स होते हैं, जनरली 16 और 18। तब अब वेल वाटर लिए, उसमें ऑक्सीजन जो था 1:16 वाला था, और जो सी वाटर लिए, मान लीजिए ये वेल वाटर लिए ये था, और सी वाटर जो लिए उसमें जो था ऑक्सीजन वो H2O 1:18 वाला था, 2:18 वाला था। यहाँ रेशो क्या मिल रहा है, 1:8 मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है 1:9 मिल रहा है। कहाँ रेशो सेम आया, सेम आया क्या, फेल हो गया। तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि बाई मास रेशियो सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका लॉ फेल हो चुका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए मैंने आपसे बात किया था उस दिन, न्यूमेरिकल्स कुछ दिए थे, मैंने आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स दिए थे, उस न्यूमेरिकल को वाई चार्ट की हेल्प से लगाने के लिए बोला था। आपने लगभग लोगों ने लगा भी लिया, बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, उसको सॉल्व करते समय फिर से ध्यान दीजिएगा। लेवल 1 के क्वेश्चन मैं फिर अगले वीडियो लेक्चर बनाऊंगा लेवल 2 के, लेकिन क्या करूँ कि वीडियो लेंथ लंबी हो जाने की वजह से बच्चों को समस्या होती है, तो इसीलिए वीडियो की लेंथ लंबी ना करके मैं आपका सजेशन चाहता हूँ, क्या वीडियो 1 घंटे का बनाया जाए, क्या वीडियो 50 मिनट का बनाया जाए, क्या वीडियो 48 मिनट का बनाया जाए। अगर आप सहमत हैं तो बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो जानबूझ करके केवल 30 मिनट 35 मिनट का बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरी भी इच्छा है कि 1 घंटे का वीडियो कम से कम बने। ठीक है, अगर आपका सजेशन होगा कि यस सर बनाइए तो बनाएंगे। ठीक है, तो लेवल 1 के क्वेश्चन में O2 और O3 मैंने दिया था क्वेश्चन, तो O2 O3 जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल रहे होंगे तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, जबकि मैंने क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एटम बताइए। तो भैया O2 में कितने एटम होते हैं, O2 इज ए मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल है ना भैया, इधर मॉलिक्यूल। तो O2 में कितने एटम है, एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल आपके आए होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। ऐसे ही O3, एक O3 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आ रहा है वो मॉलिक्यूल सारा बाबू, उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में एटम पूछा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मॉलिक्यूल पूछा होता तो आंसर वही हो जाता। क्लियर है? तो उन क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। आपको इस टॉपिक को मैंने दिया है, सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और O3 और ये क्वेश्चन भी बता दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, उसका लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल में मिलेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे दे दिए हैं, आपको सिर्फ 2 काम करना है, लाइक और कमेंट, ये 2 काम करिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरे को भरोसा करिए, आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन ना पढ़ा करके मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। थैंक यू।